शिवानी मिश्रा। और आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे 2024 की सुर्खियां। और शुरुआत कर लेते हैं हम पुष्कर मेले की रंगीनियों के साथ। हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के पुष्कर में, जहां हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का भव्य आयोजन किया गया। ये मेला न केवल राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन करता है, बल्कि देश और विदेश से आए पर्यटकों को भी मंत्रमुग्ध कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का शानदार आयोजन किया गया। इस मेले के पहले दिन पुष्कर और आसपास के सरकारी स्कूलों की 200 से ज्यादा छात्राओं ने राजस्थानी गीतों पर परफॉर्मेंस दी। ये ओडिसी नृत्य था जो बेसिकली उड़ीसा से है। मेरे जो गुरुजी हैं श्री पद्मचरण देवी जी उनके द्वारा सिखाया गया है ये डांस। और एक टेम्पल डांस है जो भगवान जगन्नाथ का डांस है, कृष्ण का डांस है। क्लासिकल को इतना नहीं दिया जाता है सपोर्ट, बट मैं चाहूंगी कि मैं इसको और आगे लेके जाऊं, क्योंकि ये अपना लोक नृत्य है, अपना भारत का नृत्य है, तो जितना मैं इसको चाहूँ आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। विदेशी पर्यटकों ने इन छात्राओं के साथ फोटो भी खिंचाए। Super excited, and we both actually promote Indian and especially Rajasthani culture in Finland. We teach, we choreograph, and we dance in different events and functions in Finland to express the colorful, rich culture of Rajasthan that we both love. इस दौरान विदेशी मेहमानों ने प्रसिद्ध नगाड़ा वादक के साथ नगाड़ा भी बजाया। नगाड़े का घराने का नाम है पुष्कर घराना, और मैं 13 पीढ़ी से नगाड़ा बजाने का काम कर रहा हूँ। और आज उसी विधिवत से जोश और उल्लास के साथ नगाड़ा और संग वादन से पुष्कर मेले का आगाज हुआ है। हर वर्ष की भांति मुझे ज़्यादा नहीं तो 30 से 25 साल के बीच में इस उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप का बड़ा भाग्यशाली हूँ। मेरे साथ जो विदेशी लोग हैं जो मेरे से हमेशा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आते हैं, और मैं गणगौर घाट पे ये प्रशिक्षण और शाम को रोज आरती के समय बजाता हूँ। तो जो भी बिना किसी शुल्क के रोज शाम को मैं इनको नगाड़ा सिखाने का काम करता हूँ। I'm from Germany and I come to India many times and I'm very happy to be on Pushkar Mela this time. I am traveling and visiting friends in Rajasthan, and I have done my research about the Mangania from western Rajasthan, and I feel very good here drumming today. I'm very happy I can play with them. Yes, thank you. मेले में पहली बार 51 ऊँटों की रैली निकालकर ऊँटों के संरक्षण का मैसेज दिया गया। मैं पुष्कर से ही हूँ और 38 सालों से मेरा यह प्रयास है लोक कला संस्कृति को बढ़ाने का। किस तरह से डेकोरेशन कर रहे हैं और क्या आप मांग है, किस तरह से जो जहाज है वो काफी कम होते जा रहे हैं। अपनी जो विलुप्त होती हुई कला है उसको उजागर, संरक्षण और संवर्धन करने का एक पावन प्रयास है। किस तरह से कितना समय लगता है वो तैयार करने में? 4 से 5 घंटा। ये रैली पुराने मेला मैदान से नए मेला मैदान तक 1 किलोमीटर निकाली गई। भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों के बीच चक दे इंडिया फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने झंडा फहराकर मेले का उद्घाटन किया। इसके बाद विधिवत पूजा पाठ और राष्ट्रगान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर 51,000 दीपक जलाकर दीपदान का भव्य आयोजन किया गया। ये नजारा बहुत ही मनमोहक और श्रद्धा से भरपूर था। इस दौरान महाआरती का भी आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से आए श्रद्धालु शामिल हुए।
अमेरिका, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों से आए पर्यटकों ने पुष्कर मेले की प्रशंसा की। सजे धजे ऊंट, राजस्थानी पोशाक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। तो ये था पुष्कर मेले का अद्भुत अनुभव, जो परंपरा, कला और संस्कृति का संगम है। अगर आपने अब तक ये मेला नहीं देखा तो अगली बार जरूर आएं। भारत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को करीब से महसूस करने का ये बेहतरीन अवसर है। आप डांस मत कराइए। और 24 की सुर्खियों में अब हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान के देवली उनियारा उपचुनाव में हुए एक विवाद की, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों को हिलाकर रख दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले ने तूल पकड़ लिया। दिखाते हैं आपको इसको लेकर पूरे घटनाक्रम को। राजस्थान के देवली उनियारा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की तरफ से एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया था। इस बीच आरएस अधिकारियों की तरफ से एक पेन डाउन हड़ताल जारी हुई थी। देवली उनियारा में उपचुनाव था। उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी की ड्यूटी उनियारा में लगी हुई थी। उस दौरान जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के द्वारा, एसडीएम साहब के नरेश मीणा के द्वारा जो बिना कोई बात के थप्पड़ मारा, इस बात को लेकर कर्मचारियों में, समाज में और अन्य ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आज उपचुनाव था उनियारा में, उसमें उपखंड अधिकारी अमित जी चौधरी मालपुरा का ड्यूटी थी। वहाँ पर जो प्रत्याशी है नरेश मीणा, वो आया और उन्हें बिना मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर थप्पड़ मारा। इससे पूरे कर्मचारी जगत और किसान वर्ग में आक्रोश है कि एक अधिकारी के साथ इस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति निर्वाचित होकर कहाँ जाएंगे। उस उपलक्ष्य में यहाँ पर कर्मचारियों ने और ग्रामीणों ने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और उसके बाद में 4:30 बजे से यहाँ लगातार धरने पर बैठे हैं। जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, धरना अनवरत रहेगा और कल इससे भी ज्यादा संख्या में बढ़ने की संभावना है। और उम्मीदवार नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसे लेकर प्रत्याशी का आरोप था कि एसडीएम ने फर्जी वोटिंग कराई है। नरेश मीणा ने इस संबंध में एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए नरेश मीणा ने कहा था कि एसडीएम ने फर्जी वोटिंग की बात को स्वीकार किया है। अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनको लोगों को वोटरों से को जाने से रोका जाए। यहाँ भी हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा हो तो अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया। डिप्टी को भेज रहे हैं और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर, तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। बता दें कि ये पूरा मामला देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता में ग्रामीणों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर वोटिंग बहिष्कार से शुरू हुआ था। इसके बाद नरेश मीणा वोटिंग मशीन चेक करने पहुंचे और नोकझोंक के दौरान उन्होंने अपना आपा खो दिया था। तभी उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ भी मार दिया, जिसके बाद से नरेश टोंक जेल में बंद है। इस मामले में एसडीएम अमित चौधरी ने सफाई देते हुए कहा था कि समरावता गांव में वोटिंग बहिष्कार के चलते 10 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ा था। जिला कलेक्टर ने उन्हें इसी बात के लिए भेजा था कि आप वोट डला दीजिए। जिला कलेक्टर ने कहा था कि एक भी वोट पड़ जाता तो ये 100% बाइकॉट में नहीं आता।
एसडीएम ने आगे कहा, तो मैं सरकारी आदेशों का पालन कर रहा था। वोट डालने वालों में टीचर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनका हस्बैंड शामिल था। इस मामले में जब नरेश मीणा से सवाल किया गया कि क्या एसडीएम को थप्पड़ मारना सही था, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि हाँ, बिल्कुल सही था। उस अधिकारी ने फर्जी वोटिंग कराई, यहाँ के लोगों की भावनाओं को तोड़ा। नरेश मीणा ने आगे कहा, जब पूरा गांव यहाँ मतदान का बहिष्कार करके बैठा था, तो उसे क्या जरूरत थी फर्जी वोटिंग कराने की। उस अधिकारी ने आंगनबाड़ी की महिला को सस्पेंड करने की भी धमकी दी। वो एक एजेंट था, जानबूझकर उसकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई थी ताकि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो सके। मैं कलेक्टर को इसका जिम्मेदार मानता हूँ। सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें। देवली उनियारा का ये मामला न केवल प्रशासनिक व्यवस्था बल्कि लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास को भी प्रभावित करता है। इस घटना का निष्पक्ष समाधान न केवल जरूरी है बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य है। और अब इस विशेष कार्यक्रम में 2024 की सुर्खियों में हम आपसे अब बात करेंगे 20 दिसंबर को जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए भयानक गैस टैंकर हादसे की। ये हादसा न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश को झकझोर देने वाला था। आइए विस्तार से जानते हैं इस हादसे से जुड़ी हुई हर एक जानकारी। जयपुर के भांकरोटा इलाके में जयपुर अजमेर राजमार्ग पर तड़के एक ट्रक ने एलपीजी से भरे टैंकर को टक्कर मार दी। इससे भीषण आग लग गई और 35 से ज्यादा वाहन इसकी चपेट में आ गए। एलपीजी से भरे टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी, जिससे टैंकर के नोजल टूट गए और उससे गैस का रिसाव होने लगा। गैस रिसाव से लगी भीषण आग से आसपास के 35 से ज्यादा वाहन जलकर खाक हो गए। एसएमएस अस्पताल में 8 घायलों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें से 5 की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना के बाद दिल्ली में रहने वाले गैस टैंकर मालिक अनिल पवार को फोन किया और फिर अपना फोन बंद कर लिया। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि हम टैंकर चालक को तुरंत दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ट्रक चालक ने उसके वाहन को टक्कर मारी थी। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि जब टैंकर चालक ने देखा कि वाहन के नोजल टूट गए हैं, तो उसे लगा कि विस्फोट हो सकता है, क्योंकि अन्य चालक अपने वाहन चालू कर रहे थे। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए घटनास्थल से भाग गया। ये ठीक सामने पेट्रोल पंप के बाहर सीएनजी के लिए, फ्यूल के लिए जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, ट्रक जो खड़े हुए थे, उनकी स्थिति क्या है। पूरी तरीके से ये गाड़ियां उस आग की, उस धमाके की चपेट में आई। ये ट्रक देख लीजिए, इस ट्रक में इस वक्त क्या स्थिति है। और ठीक सामने 2 ट्रक ये भी है और इनके ठीक बगल में एक कार भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इधर कंटेनर है ना, इसमें सबसे पहले इसमें गैस लीक हुई थी और फिर एक यहाँ स्लीपर बस है, उसमें से 40-45 आदमी थे। हमने उनमें से 5-7 आदमी तो डेथ हो गए मैडम ऑन स्पॉट ही। ये मेन कंटेनर है जिसमें आग लगी थी मैडम। और इस ट्रक की वजह से उसका जो स्लीपर का गेट था ना, वो इसके आड़ में आ गया, तो वो खुल नहीं पाया, तो खिड़कियां तोड़ के हमने उनको निकाला था। मामले में विस्फोट वाले दिन यानी कि 20 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि टैंकर से टकराने वाले ट्रक के चालक की विस्फोट में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षदर्शी पुलिस के सामने पेश हुआ। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक मामले की जांच कर रही एसआईटी टैंकर कंपनी से वाहन की स्थिति और चालक के कामकाजी इतिहास के बारे में पूछताछ करेगी। उन्होंने बताया कि जयवीर दुर्घटना स्थल पर मौजूद 9 चालकों में से एक था, जो भागने में सफल रहा। यहाँ पर ठीक मेरे जो सामने है, ये ट्रैफिक पॉइंट की लाइट अगर आप कैमरामैन जसराज दिखा सकें, वहाँ पर एक सीएनजी से भरा हुआ टैंकर जो है वो यू टर्न ले रहा था और ठीक सामने से एक दूसरा ट्रक आ रहा था। यू टर्न लेने के दौरान पीछे से उसमें ट्रक ने टक्कर मारी और उसके बाद इतना तेज विस्फोट हुआ कि इसके आसपास जितनी 500 मीटर में गाड़ियाँ खड़ी थी, चूँकि ये व्यस्तम इलाका है जयपुर अजमेर हाईवे, और यहाँ पर जो हादसा हुआ उसमें आसपास की जितनी गाड़ियां हैं वो सब चपेट में आ गई, जिनमें करीब 12 के आसपास जो ट्रक हैं, कुछ कारें भी हैं, बाइक भी हैं। और हमारे साथ दमकल विभाग के
कुछ कर्मी भी हैं। आप सबसे पहले सुबह आज यहाँ पर आए थे, कितने बजे आए थे और क्या देखा था आपने? हमने देखा था ये टैंकर के आगे 2 बोडियां पड़ी थी और कम से कम 8-10 गाड़ियों में एक साथ आग लग रही थी। हाँ, तो ये बहुत बुरा मंजर था उस टाइम देखने का और सभी जगह आग लगी हुई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत का कारण बनना और जान को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना शामिल है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2025 को होगी। यह हादसा एक चेतावनी है कि सड़कों पर लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। सरकार, प्रशासन और जनता सभी को मिलकर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। और 24 की सुर्खियों में अब हम आपको बताएंगे एक विशेष राजस्थान में महत्वाकांक्षी और आवश्यक परियोजना ERCP के बारे में। ये परियोजना न केवल राज्य के लाखों लोगों को पानी की समस्या से राहत दिलाएगी, बल्कि कृषि और विकास के नए रास्तों को भी खोलेगी। आइए जानते हैं ERCP क्या है, ये कैसे बदल देगी राजस्थान की तस्वीर। ERCP परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदियों के जल को राजस्थान के उन हिस्सों तक पहुंचाना है जो हर साल पानी की कमी से जूझते हैं। लेकिन ये परियोजना केवल पीने के पानी तक सीमित नहीं है, ये किसानों के लिए भी वरदान साबित होगी। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को साकार करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए इस पूर्वी राजस्थान की जरजमी पर जो जमीन में पानी कम होने के कारण से संकट खड़ा हो रहा था, उसके समाधान के लिए पिछले 5 वर्ष तक निरंतर जो प्रयास किया था, वो प्रयास सार्थक हुआ है। उसकी सार्थकता आज आपकी उपस्थिति से, आपके जोश से मुझे महसूस हो रही है। अब आपको बताते हैं कि ERCP परियोजना के उद्देश्य और फायदे क्या क्या हैं। ERCP आखिर है क्या? चंबल बेसिन की नदियों से पानी का वितरण कैसे किया जाएगा? पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में जल संकट का समाधान होगा। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित लागत है और इसका लक्ष्य 13 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना है। 40 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ERCP से आखिर किन किन जिलों को लाभ हो रहा है? तो आपको बता दें कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर ऐसे जिले हैं जो ERCP से लाभान्वित होंगे। राजस्थान में हर साल जल संकट के कारण हजारों लोग पलायन करते हैं और किसान भारी नुकसान झेलते हैं। ERCP इस समस्या का स्थायी समाधान पेश करती है। हालांकि इस परियोजना को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इसमें चुनौती यह है कि केंद्रीय स्वीकृति और बजट की कमी है। पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया, नदियों के जल विवाद, समय पर परियोजना का क्रियान्वयन। तो भाजपा की सरकार हमारी है और भाजपा की मध्य प्रदेश में, भाजपा की छत्तीसगढ़ में, भाजपा की हरियाणा में। हमने हमारे मुख्यमंत्री जी से कहा कि आइए भाई जी, हमारे 13 जिलों में पानी की दिक्कत है, परेशानी है, हमारी ये योजना है, आपकी भी योजना है, आप अपने 13 जिलों में भी लगाइए और हमारे 13 जिलों में भी दे दीजिए, समझौता करना है। अरे भाई हो तो ऐसा हो। उन्होंने कहा भाई जी आ रहे हैं। हमने कहा दिल्ली आ जाइए। बोलिए दिल्ली नहीं, मैं जयपुर आऊंगा, आपको साथ लेकर चलूंगा और दिल्ली में जाकर के फिर दोनों भाई समझौता करेंगे। अगर भाई होता है तो इस तरह का होता है, इस तरह का भाव रखता है। और भाई मोहन जी हमारे
धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी को कि वो आए और जयपुर से साथ लेकर के गए और दिल्ली में समझौता हुआ और गजेंद्र जी ने मिठाई खिलाने का काम किया। ये होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ईआरसीपी परियोजना राजस्थान के लिए एक नई उम्मीद है। यह न केवल राज्य के जल संकट को हल करेगी बल्कि कृषि और औद्योगिक विकास को भी गति देगी। हालांकि इसे सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। आइए हम सब मिलकर पानी के महत्व को समझें और इसे बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी राजस्थान। और इसी रिपोर्ट के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। एनडीटीवी परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।